पिछले भाग में हमने देखा कि हमारा मन केवल दुनिया को रिसीव नहीं करता, वह अलग अलग अनुभवों को जोड़ता है, उनमें यूनिटी लाता है और फिर कैटेगरीज के माध्यम से उन्हें एक इंटेलिजिबल ऑब्जेक्ट के रूप में सोचता है। लेकिन अब कांत के सामने एक नई समस्या खड़ी होती है और यह समस्या शायद पहले वाली समस्या से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब तक हम एक्सपीरियंस के अंदर थे, लेकिन हमारी रीजन की एक आदत है, वह हमेशा आगे जाना चाहती है। अगर किसी घटना का कारण है तो वह कारण का कारण पूछती है, अगर किसी चीज की सीमा है तो पूछती है उसके बाहर क्या है, अगर दुनिया मौजूद है तो पूछती है दुनिया क्यों मौजूद है, और आखिरकार वह ऐसे सवाल पूछने लगती है जिनका उत्तर किसी संभावित अनुभव में नहीं मिलता। यही कांत को एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है। रीजन जब अनुभव की सीमा के अंदर रहती है तब वह ज्ञान का शक्तिशाली साधन है, लेकिन जब वही रीजन अनुभव की सीमा पार करके अंतिम वास्तविकता को पकड़ने निकलती है तो क्या होता है? यहीं से शुरू होती है ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, और आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे। रीजन आखिर रुकती क्यों नहीं? एक साधारण उदाहरण लेते हैं। आप किसी कमरे में एक घटना देखते हैं। मान लीजिए एक गिलास गिरा। आप पूछते हैं क्यों गिरा? किसी ने धक्का दिया। धक्का क्यों लगा? किसी ने हाथ हिलाया। हाथ क्यों हिला? किसी कारण से। फिर उस कारण का कारण, फिर उसके पीछे कोई और कारण। यह सिलसिला चलता जाता है। अंडरस्टैंडिंग हमें किसी घटना के संबंधों को समझने में मदद करती है, लेकिन रीजन इससे आगे बढ़ती है। वह पूछती है क्या इस पूरी श्रृंखला का कोई अंतिम आधार है? यानी रीजन सिर्फ एक घटना को समझकर संतुष्ट नहीं होती, वह पूर्णता चाहती है। वह पूरे एक्सप्लेनेशन को एक अंतिम यूनिटी में देखना चाहती है, और यही उसकी ताकत भी है और यही उसका खतरा भी। रीजन और अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज नहीं है, यह फर्क बहुत जरूरी है। पिछले भाग में हमने अंडरस्टैंडिंग की बात की थी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज के माध्यम से अनुभव को व्यवस्थित करती है, लेकिन रीजन एक कदम आगे जाती है। वह केवल ये नहीं पूछती ये घटना किस नियम के अंतर्गत आती है, वह पूछती है इन सभी नियमों और शर्तों की अंतिम पूर्णता क्या है। यानी अंडरस्टैंडिंग हमें अनुभव के भीतर चीजों को जोड़ती है। रीजन उन कनेक्शंस की पूरी श्रृंखला को एक अंतिम यूनिटी में समझने की कोशिश करती है। यहीं से रीजन के अपने कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं। कांत इन्हें आइडियाज ऑफ रीजन कहते हैं, और यहीं से तीन बहुत बड़े सवाल सामने आते हैं। मैं कौन हूं? पूरी दुनिया या टोटलिटी क्या है? सबसे अंतिम आधार क्या है? इनसे जुड़े कांत के प्रसिद्ध आइडियाज हैं सोल, वर्ल्ड और गॉड। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। कांत ये नहीं कह रहे कि इनका विचार हमारे दिमाग में आना गलत है, बल्कि समस्या यह है क्या इन आइडियाज को हम उसी तरह जान सकते हैं जैसे किसी अनुभव की वस्तु को जानते हैं। और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। मेटाफिजिक्स की पुरानी समस्या। कांत से पहले मेटाफिजिक्स लंबे समय से ऐसे प्रश्नों से जूझ रही थी। आत्मा क्या है? क्या आत्मा सिंपल है? क्या वह नष्ट हो सकती है? क्या संसार का कोई पहला कारण है? क्या संसार सीमित है? क्या ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? ये प्रश्न छोटे नहीं हैं। अगर इनके उत्तर निश्चित रूप से मिल जाए तो मानव ज्ञान की सीमा शायद बहुत दूर तक चली जाए। लेकिन कांत कहते हैं पहले ये जांचो कि इन सवालों को नॉलेज के रूप में आंसर करने की हमारी क्षमता है भी या नहीं, क्योंकि केवल किसी सवाल को पूछ सकना उसका उत्तर जान सकने की गारंटी नहीं है। और यही कांत की पूरी क्रिटिकल फिलॉसफी का मूल उद्देश्य है। उनके अनुसार क्रिटिक का काम यह तय करना है कि रीजन की लेजिटिमेट क्लेम्स कहां तक है और ग्राउंडलेस क्लेम्स कहां से शुरू होती है। यानी कांत मेटाफिजिक्स को खत्म करने नहीं आए, वो मेटाफिजिक्स को अंधे दावे से निकालकर उसकी वास्तविक सीमा दिखाना चाहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की शुरुआत हुई थी? कल्पना कीजिए कोई कहता है ब्रह्मांड की एक शुरुआत जरूर हुई होगी। आप पूछेंगे उससे पहले क्या था? अगर वह कहे कुछ नहीं तो सवाल होगा फिर उस शुरुआत का कारण क्या था? अब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं हुई, वो हमेशा से था। अब आप पूछेंगे अगर वह हमेशा से था तो अनंत अतीत कैसे पूरा हो गया? और यही कुछ अजीब होता है। दोनों पक्षों के पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक कहता है दुनिया की शुरुआत होनी चाहिए, दूसरा कहता है दुनिया की शुरुआत हो ही नहीं सकती, और दोनों अपने अपने पक्ष में रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कांत की प्रसिद्ध फर्स्ट एंटिनोमी की दिशा है। यहां एंटिनोमी का अर्थ समझना जरूरी है। यह केवल डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जहां रीजन दो विरोधी निष्कर्षों तक पहुंच सकती है और दोनों के पीछे तर्क मौजूद दिखाई देता है। अब सवाल यह है,
अगर रीजन खुद दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट बना सकती है तो गलती कहां हुई? यही कांत की असली खोज शुरू होती है। थीसिस बनाम एंटीथेसिस। एक तरफ थीसिस, दुनिया की समय में शुरुआत है और स्पेस में उसकी कोई सीमा है। दूसरी तरफ एंटीथेसिस, दुनिया की कोई शुरुआत नहीं है और स्पेस में उसकी कोई सीमा नहीं। अब दोनों पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अगर दुनिया की शुरुआत नहीं हुई तो वर्तमान तक पहुंचने से पहले अनंत घटनाओं की श्रृंखला पूरी करनी पड़ती। लेकिन अनंत श्रृंखला पूरी कैसे होगी? इसलिए शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी तरफ, अगर दुनिया की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? अगर पहले कोई समय था तो दुनिया की शुरुआत से पहले भी समय मौजूद था। और अगर समय पहले से था तो शुरुआत से पहले कोई घटना क्यों नहीं थी? इसलिए शुरुआत नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, दोनों पक्ष रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कांत के लिए अलार्म बेल है। क्योंकि अगर रीजन के पास एक ही रियलिटी के बारे में दो विरोधी कंक्लूजन्स निकालने की क्षमता है तो शायद समस्या केवल आर्ग्यूमेंट्स में नहीं है। शायद हमने रीजन से ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसे वो उस तरीके से आंसर कर ही नहीं सकती। और यही कांत का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कांत का उद्देश्य यह चुनना नहीं है कि थीसिस सही है या एंटीथेसिस सही है। वो पहले पूछते हैं, क्या दोनों पक्ष जिस तरह दुनिया को अपने सामने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मानकर तर्क कर रहे हैं वो अजम्पशन ही वैध है? यानी अगर वर्ल्ड एज अ होल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें पूर्ण रूप से अनुभव में दी जा सकती है तो क्या हम उसके बारे में उसी तरह कैटेगरीज लागू कर सकते हैं जैसे किसी अनुभव की वस्तु पर करते हैं? यही कांत की पहले की पूरी फिलॉसफी वापस सामने आती है। याद कीजिए, कैटेगरीज का लेजिटिमेट उपयोग पॉसिबल एक्सपीरियंस से जुड़ा है। अब अगर रीजन उनसे एक्सपीरियंस की सीमा से बाहर जाकर पूरे यूनिवर्स को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह पकड़ना चाहे तो समस्या पैदा होगी। यानी गलती रीजन की ताकत में नहीं, उसके गलत इस्तेमाल में हो सकती है। यही है ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। अब इस शब्द को बहुत सरल तरीके से समझिए। डायलेक्टिक यहां उस स्थिति की आलोचना है जहां रीजन अपनी ही सीमिंग आर्ग्यूमेंट से भ्रमित हो जाती है। रीजन ऐसी बातें सिद्ध करने लगती है जिनके लिए उसके पास पॉसिबल एक्सपीरियंस का आधार नहीं है और फिर वह अपने ही बनाए हुए तर्कों से एक निष्कर्ष भी सिद्ध कर देती है और उसका उल्टा भी। कांत के लिए यह कोई छोटी टेक्निकलिटी प्रॉब्लम नहीं है। यह दिखाता है कि प्योर रीजन में एक प्रकार का इल्यूजन पैदा हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, यह इल्यूजन साधारण गलती जैसा नहीं है। हम केवल गलत कैलकुलेशन करके इसमें नहीं फंसते। रीजन की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति हमें इसकी तरफ धकेलती है। इसीलिए कांत का काम सिर्फ यह कहना नहीं है यह आर्ग्यूमेंट गलत है, उन्हें दिखाना है रीजन बार बार इस तरह की गलती करने के लिए क्यों मजबूर होती है। अब तीन बड़े आइडियाज सामने आते हैं। कांत रीजन के तीन प्रमुख आइडियाज की चर्चा करते हैं। पहला, द सोल। रीजन पूछती है, मेरे अनुभवों के पीछे जो मैं, वो आखिर है क्या? क्या वह एक सिंपल सब्सटेंस है? क्या वह परमानेंट है? क्या वह शरीर से स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकती है? यानी रीजन एक यूनिफाइड सेल्फ से एक ऐसी मेटाफिजिकल एंटिटी की तरफ बढ़ना चाहती है जिसे वह सोल कह सके। लेकिन कांत यहां चेतावनी देते हैं, हमारे पास आई थिंक की यूनिटी होना और इससे एक स्वतंत्र मेटाफिजिकल सब्सटेंस का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना एक ही बात नहीं है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का होना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि हमने आत्मा की मेटाफिजिकल नेचर जान ली। और यही आगे जाकर पैरालॉजिज्म्स ऑफ प्योर रीजन की समस्या बनता है। पैरालॉजिज्म रीजन की एक ऐसी गलती जो देखने में बिल्कुल सही लगती है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, इससे मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं, इसलिए मैं एक सिंपल, परमानेंट, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस हूं। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक ही चीज नहीं है। आई थिंक हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की यूनिटी बताता है, लेकिन उससे सीधे यह साबित नहीं हो जाता कि सेल्फ एक ऐसी मेटाफिजिकल सब्सटेंस है जिसके सभी प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं। यानी रीजन ने एक लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट लिया और फिर उससे एक ऐसा कंक्लूजन निकाल दिया जिसके लिए अतिरिक्त जस्टिफिकेशन चाहिए। यही प्रकार का रीजनिंग कांत के पैरालॉजिज्म्स में प्रॉब्लम बनता है। यहां फिर वही पुरानी समस्या लौटती है। रीजन अपने लेजिटिमेट यूज से बाहर चली गई। अब दूसरा आइडिया, वर्ल्ड एज अ होल। अब रीजन अपने भीतर से कहती है, ठीक है, आत्मा को छोड़ो, पूरी दुनिया को समझते हैं। लेकिन दुनिया से हमारा मतलब क्या है? सिर्फ ये कमरा, ये शहर, ये पृथ्वी, ये आकाशगंगा, पूरा यूनिवर्स? नहीं, रीजन चाहती है पूरी टोटलिटी।
हर कंडीशन, हर घटना, हर कारण, हर स्थान, हर समय, सब कुछ एक कंप्लीट होल में। लेकिन यही समस्या है, क्योंकि पॉसिबल एक्सपीरियंस हमें हमेशा किसी न किसी सीमित क्षेत्र में ऑब्जेक्ट्स देता है। हम पूरी रियलिटी को एक साथ एक्सपीरियंस नहीं करते। फिर रीजन के आधार पर वर्ल्ड एज अ कंप्लीट टोटलिटी के बारे में अंतिम क्लेम्स करने लगे। यहीं से एंटिनोमीज पैदा होती हैं। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, 4 बड़े एंटिनोमीज। कांत केवल वर्ल्ड की शुरुआत और सीमा की बात नहीं करते, वह 4 प्रमुख एंटिनोमीज सामने रखते हैं। पहली, डॉट क्वांटिटी। क्या वर्ल्ड का समय में बिगिनिंग है और स्पेस में सीमा है, या वर्ल्ड टाइम और स्पेस दोनों में इन्फिनिट है? दूसरी, क्वालिटी। क्या दुनिया में अल्टीमेटली सिंपल पार्ट्स मौजूद है, या हर चीज इन्फिनिटली डिविजिबल है? तीसरी, रिलेशन। क्या केवल नेचुरल कैजुअलिटी ही सब कुछ एक्सप्लेन करती है, या फ्रीडम की कोई कैजुअलिटी भी संभव है? चौथी, मोडालिटी। क्या वर्ल्ड में कोई नेसेसरी बीइंग है, या ऐसा कोई नेसेसरी बीइंग नहीं है? इन चारों में रीजन को एक असाधारण समस्या का सामना करना पड़ता है। वह एक पक्ष को आर्ग्यू कर सकती है और फिर दूसरे पक्ष को भी, यानी रीजन खुद को कॉन्ट्रडिक्शन में खड़ा कर देती है। लेकिन तीसरी एंटिनोमी सबसे दिलचस्प है, फ्रीडम। अब यहां दर्शन अचानक हमारे जीवन से जुड़ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम करता है। आप पूछते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? उसके कैरेक्टर के कारण। उसका कैरेक्टर कैसे बना? उसके अनुभवों के कारण। उसके अनुभव कैसे आए? उसके एनवायरनमेंट के कारण और एनवायरनमेंट की कंडीशंस, फिर उनके कॉजेज। अगर हर घटना किसी पूर्व घटना के कारण है, तो क्या इंसान वास्तव में फ्री है, या वह भी कारणों की एक चेन का हिस्सा है? यही है फ्री विल वर्सेस कैजुअलिटी की समस्या। एक तरफ साइंस और नेचुरल कैजुअलिटी कहती दिखाई देती है, हर घटना के पीछे कोई प्रायर कंडीशन है। दूसरी तरफ मोरालिटी का पूरा विचार मानो ये मांग करता है कि व्यक्ति किसी अर्थ में रिस्पॉन्सिबल और फ्री हो। अगर हर एक्शन पूरी तरह पूर्व कारणों से निर्धारित है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या होगा? और अगर फ्रीडम है, तो क्या फ्रीडम कॉजल ऑर्डर को तोड़ती है? यही थर्ड एंटिनोमी का केंद्रीय तनाव है, और यहां कांत एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता खोलते हैं। कांत के दर्शन में फ्रीडम और नेचुरल कैजुअलिटी को केवल एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखना जरूरी नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम दोनों को एक ही स्तर पर रख देते हैं। फेनोमिनल वर्ल्ड, जहां घटनाएं समय और कॉजल रिलेशंस में अनुभव होती हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंटेलिजिबल स्टैंड पॉइंट जिसे अनुभव की वस्तु की तरह नहीं लिया जा सकता। यही कांत फ्रीडम की समस्या को एक नए ढंग से सोचने की जगह बनाते हैं। ये बात आगे उनके प्रैक्टिकल फिलॉसफी में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इसका मुख्य महत्व यह है कि रीजन को यह समझना होगा कि नेचुरल कैजुअलिटी का यूनिवर्सल यूज और फ्रीडम का विचार किस तरह एक ही कॉन्ट्रडिक्शन में फंसता है, और यही कांत का क्रिटिकल मेथड फिर काम आता है। चौथी एंटिनोमी, क्या कोई नेसेसरी बीइंग है? अब रीजन और भी आगे जाती है। वह पूछती है, दुनिया में कॉन्टिंजेंट चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें जो हो भी सकती थी और नहीं भी। लेकिन अगर हर चीज कॉन्टिंजेंट है, तो पूरी रियलिटी का अंतिम आधार क्या है? क्या कहीं कोई नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, ऐसी सत्ता जो स्वयं किसी दूसरे कारण पर निर्भर न हो? एक पक्ष कहता है, हां, ऐसी नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है, नहीं, ऐसी बीइंग की जरूरत सिद्ध नहीं होती। और फिर वही प्रॉब्लम, रीजन दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स बना सकती है। यानी हम जितना अंतिम आधार पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही रीजन अपने ही विरोधी कंक्लूजन्स पैदा करने लगती है। तो क्या कांत कह रहे हैं कि इन सवालों के कोई अर्थ ही नहीं? नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। कांत इन सवालों को बेकार नहीं कहते। वो कहते हैं कि रीजन की ये प्रवृत्ति प्राकृतिक है। हमारा मन टोटलिटी चाहता है, वह अंतिम एक्सप्लेनेशन चाहता है। वह चाहता है कि अलग अलग कंडीशंस की पूरी श्रृंखला किसी अंतिम यूनिटी में समझ आए। इसलिए मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पैदा होना अपने आप में गलती नहीं है। गलती तब होती है जब हम इन आइडियाज को ऐसे ऑब्जेक्ट्स मानकर उनके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज का दावा करने लगते हैं, जैसे वे पॉसिबल एक्सपीरियंस में हमारे सामने उपलब्ध हों। यानी सवाल पूछना समस्या नहीं, सवाल के प्रकार को गलत समझ लेना समस्या है। कांत का सबसे बड़ा काम रीजन को रोकना नहीं, उसकी जगह तय करना। यहां कांत की फिलॉसफी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। वह रीजन से ये नहीं कह रहे तुम आगे मत सोचो। वो कह रहे हैं सोचो, लेकिन ये पहचानो कि तुम किस प्रकार का दावा कर रही हो। अगर आप एक्सपीरियंस के भीतर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैटेगरीज और अंडरस्टैंडिंग काम कर सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की पूरी सीमा को पार करके रियलिटी इन इटसेल्फ
का कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज क्लेम कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार की जांच करनी होगी। कांत के लिए यही क्रिटिक है, रीजन को नष्ट करना नहीं, रीजन को सेल्फ नॉलेज देना, उनकी भूमिका को सीमित करना ताकि वह अपने लेजिटिमेट क्षेत्र में अधिक विश्वसनीय ढंग से काम कर सके। और अब सबसे बड़ा रहस्य, इल्यूजन खत्म क्यों नहीं होती? आप सोच सकते हैं, ठीक है, कांत ने बता दिया कि रीजन की सीमा है, तो अब प्रॉब्लम खत्म। नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कांत के अनुसार रीजन बार बार इस इल्यूजन की तरफ लौटती है, क्योंकि रीजन की अपनी प्रकृति ऐसी है कि वह कंडीशन नॉलेज को खोजते खोजते अनकंडीशन की ओर बढ़ती है। यानी अगर किसी चीज की कंडीशन है, तो उसकी कंडीशन क्या है, फिर उसकी कंडीशन, और फिर रीजन चाहती है, अब मुझे पूरी श्रृंखला का अंतिम आधार दिखाओ। ये इच्छा किसी बाहरी व्यक्ति ने रीजन के अंदर नहीं डाली, ये रीजन की अपनी संरचना से निकलती है। इसीलिए मेटाफिजिक्स बार बार पैदा होती है, और इसी वजह से कांत उसे केवल मिटा नहीं सकते, उन्हें उसे क्रिटिकल रूप से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अब पूरी बात को एक कहानी की तरह समझिए। एक इंसान दुनिया को देखता है, उसकी सेंसेस उसे अनुभव देती है। अंडरस्टैंडिंग उन अनुभवों को कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज के माध्यम से व्यवस्थित करती है। वहां तक सब ठीक है। फिर रीजन आती है, वह कहती है, ठीक है, अब मुझे पूरी कहानी चाहिए, हर कारण का अंतिम कारण, हर कंडीशन की अंतिम कंडीशन, पूरी दुनिया की टोटालिटी, आत्मा की अंतिम प्रकृति, ईश्वर के रूप में अल्टीमेट ग्राउंड। और यहीं से रीजन एक्सपीरियंस की सीमा से आगे बढ़ने लगती है। फिर वह ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बनाती है जिन्हें देखकर लगता है यह बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट खड़ा होकर कहता है, नहीं, इसका उल्टा सिद्ध है, और रीजन दोनों को सपोर्ट कर देती है। यही है एंटिनोमी। और कांत हमें यहां एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। हर वो सवाल जिसका हम स्पष्ट रूप से विचार कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका उत्तर थ्योरेटिकल नॉलेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध हो। और यही कांत की पूरी किताब का असली उद्देश्य धीरे धीरे सामने आता है। हमने देखा कि जब रीजन अनुभव की सीमा से बाहर जाकर अंतिम सत्य पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस में फंस सकती है। लेकिन अब कांत एक और भी गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं, एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो पूर्णतः महान, पूर्णतः वास्तविक और एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। अब कोई कह सकता है, अगर वह एब्सोल्युटली परफेक्ट है, तो उसमें एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वह परफेक्ट कैसे हुई? सुनने में आर्ग्यूमेंट बहुत मजबूत लगता है, लेकिन कांत यहां एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी बहस की जमीन हिला देता है। क्या किसी चीज की कॉन्सेप्ट में एग्जिस्टेंस जोड़ देने से वह चीज वास्तव में एग्जिस्ट करने लगती है? और यहीं से शुरू होती है कांत की प्रसिद्ध आलोचना, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कांत किन 3 रास्तों की जांच कर रहे हैं। गॉड के अस्तित्व को सिद्ध करने के सिर्फ 3 रास्ते। कांत के अनुसार स्पेक्युलेटिव रीजन में गॉड के एग्जिस्टेंस को सिद्ध करने की कोशिश मुख्यतः 3 प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में आती है। पहला, फिजिको थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। दुनिया में ऑर्डर, हार्मनी और पर्पसिवनेस दिखाई देती है, तो इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट कॉज होना चाहिए। दूसरा, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। दुनिया में कॉन्टिंजेंट चीजें हैं, जो कुछ कॉन्टिंजेंट है उसका कोई कारण होना चाहिए, इसलिए अंततः एक एब्सोल्युटली नेसेसरी बीइंग तक पहुंचना होगा। तीसरा, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक्सपीरियंस को पूरी तरह छोड़कर केवल कॉन्सेप्ट से रीजनिंग की जाती है। अगर हम एक एब्सोल्युटली परफेक्ट बीइंग की कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लें, तो क्या उसके एग्जिस्टेंस को उसी कॉन्सेप्ट से सिद्ध किया जा सकता है? कांत इन तीनों को अलग अलग एग्जामिन करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि कांत के अनुसार अंततः इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच एक गहरा संबंध है। लेकिन पहले, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट केवल कॉन्सेप्ट से एग्जिस्टेंस। इस आर्ग्यूमेंट को बहुत सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए हम सबसे पूर्ण सत्ता की कल्पना करते हैं, एक ऐसी सत्ता जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें हर पॉसिबल परफेक्शन मौजूद है। अब आर्ग्यूमेंट कहता है, अगर यह सत्ता केवल हमारे दिमाग में मौजूद हो, तो हम उससे ज्यादा परफेक्ट सत्ता की कल्पना कर सकते हैं, ऐसी सत्ता जो वास्तव में भी एग्जिस्ट करती हो। इसलिए सबसे परफेक्ट बीइंग की कॉन्सेप्ट में एग्जिस्टेंस शामिल होनी चाहिए, और अगर एग्जिस्टेंस शामिल है तो वह बीइंग एग्जिस्ट करती है। यानी कॉन्सेप्ट, परफेक्शन, एग्जिस्टेंस। और यही ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का आकर्षण है। यह एक्सपीरियंस पर निर्भर नहीं दिखता, यह किसी ऑब्जर्वेशन से नहीं कहता, मैंने दुनिया देखी इसलिए गॉड है। यह कहता है, गॉड की कॉन्सेप्ट को ही ठीक से समझो, एग्जिस्टेंस वहीं से निकल जाएगी। लेकिन कांत कहते हैं, यही गलती है।
कांत का सबसे प्रसिद्ध हमला एग्जिस्टेंस कोई ऑर्डिनरी प्रेडिकेट नहीं है। ये पूरी किताब के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है, लेकिन इसे गलत समझना बहुत आसान है। पहले प्रेडिकेट समझिए। जब मैं कहता हूं ये गेंद लाल है, तो लाल गेंद के कॉन्सेप्ट में एक प्रॉपर्टी जोड़ता है। अगर मैं कहता हूं ये गेंद भारी है, तो भारी भी उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बताता है। लेकिन अब कहिए ये गेंद एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट जोड़ने से गेंद के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई नया गुण जुड़ गया? क्या अब वो पहले से ज्यादा लाल हो गई? क्या उसका आकार बदल गया? क्या उसका वेट बदल गया? नहीं। कांत का पॉइंट यही है, किसी चीज के कॉन्सेप्ट में उसके एग्जिस्टेंस को जोड़ देने से उस चीज के कॉन्सेप्ट में कोई नया डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टी नहीं जुड़ती। कांत के अनुसार एग्जिस्टेंस को रियल प्रेडिकेट मानना उस डिस्टिंक्शन को मिटा देता है जो कॉन्सेप्ट और एक्चुअल पॉजिटिंग के बीच है, और यही ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ की नींव कमजोर हो जाती है। अब कांत का प्रसिद्ध उदाहरण समझिए, 100 कल्पित सिक्के। मान लीजिए आपके पास 100 इमेजिन्ड कॉइन्स हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं, आप हर कॉइन की सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब आपके पास 100 वास्तविक कॉइन्स हैं। अगर दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को कॉन्सेप्ट के स्तर पर देखें, तो इमेजिन्ड 100 कॉइन्स और एक्चुअल 100 कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी अतिरिक्त प्रॉपर्टी नहीं जुड़ती जिसे केवल एग्जिस्टेंस कहकर कॉइन की इंटरनल डेफिनेशन में जोड़ दिया जाए। फर्क यह है कि एक सेट वास्तव में दिया गया है, दूसरा केवल कॉन्सेप्ट में है। यानी एग्जिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में कोई अतिरिक्त डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी डालकर ऑब्जेक्ट को रिचर नहीं बना देती। यह कांत के आर्ग्यूमेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ का केंद्रीय भ्रम टूटता है। एक और आसान उदाहरण, आपके दिमाग में एक शानदार महल की कल्पना है। उसमें 100 कमरे हैं, एक विशाल पुस्तकालय है, बड़ा बगीचा है, ऊंचे दरवाजे हैं, हर चीज परफेक्टली डिजाइंड है। अब आप कहें, लेकिन यह महल परफेक्ट तभी होगा जब यह एग्जिस्ट भी करे। तो क्या केवल यह कह देने से महल वास्तविक दुनिया में खड़ा हो जाएगा? नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट वही रहती है। आपने बस कॉन्सेप्ट में एक और शब्द जोड़ दिया, एग्जिस्टिंग, लेकिन इससे रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट पैदा नहीं हो जाता। यही कांत की बात है। किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करना और उसे रियलिटी में एक्चुअल करना दो अलग बातें हैं। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। कांत यह नहीं कह रहे कि एग्जिस्टेंस का कोई महत्व नहीं। बिल्कुल है। जब कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट करती है तो उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांत का सवाल है, क्या एग्जिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट के अंदर एक ऑर्डिनरी डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टी की तरह जोड़ी जा सकती है? उनका उत्तर नहीं। कॉन्सेप्ट हमें बताती है अगर यह ऑब्जेक्ट है तो यह किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट अकेली यह गारंटी नहीं करती कि ऐसा ऑब्जेक्ट रियलिटी में इंस्टैंशिएटेड भी है। यही अंतर है व्हाट अ थिंग इज और दैट द थिंग इज के बीच, और यह अंतर समझना ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को समझने की कुंजी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिर गया तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट? यही कहानी दिलचस्प होती है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहता है, मैं एग्जिस्टेंस से शुरू करता हूं। दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से बहुत सी कॉन्टिंजेंट है, यानी वे ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर सकती थी और नहीं भी, तो उनके पीछे कॉजेस चाहिए। और अगर हर कॉन्टिंजेंट चीज के पीछे कोई और कॉन्टिंजेंट कॉज है तो ये श्रृंखला चलती जाएगी। लेकिन रीजन कहती है कहीं तो रुकना पड़ेगा, इसलिए एक एब्सोल्युटली नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए, और यही सुप्रीम बीइंग है। पहली नजर में यह ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि यहां एक्सपीरियंस से शुरुआत हो रही है। लेकिन कांत कहते हैं, रुकिए, यही एक छिपी हुई चाल है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का पहला कदम। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट रफली इस तरह आगे बढ़ता है, मैं एग्जिस्ट करता हूं, या कम से कम एक्सपीरियंस में एग्जिस्टेंस है। जो कॉन्टिंजेंट है उसका कॉज होना चाहिए, इसलिए कॉजेस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें एक नेसेसरी बीइंग तक पहुंचना होगा। कांत इस आर्ग्यूमेंट की संरचना को इसी तरह एग्जामिन करते हैं, लेकिन यहां तुरंत एक समस्या पैदा होती है। अगर हम कहते हैं हर कॉन्टिंजेंट चीज का कॉज है, तो फिर उस कॉज का भी कॉज हो सकता है। अगर वह कॉज कॉन्टिंजेंट है तो उसका भी कॉज चाहिए। तो रीजन आखिर नेसेसरी बीइंग पर क्यों रुकती है? सिर्फ इसलिए कि अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यह नेसेसिटी स्वयं सिद्ध कैसे हुई? और अगर आप नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को केवल कॉन्सेप्ट के आधार पर सिद्ध करने लगते हैं तो आप फिर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के टेरिटरी में पहुंच गए। यही कांत का अगला हमला है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की छिपी हुई चाल।
कांत के अनुसार कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक्सपीरियंस का सहारा लेकर शुरुआत करता है, लेकिन जैसे ही उसे यह तय करना होता है कि वह नेसेसरी बीइंग कौन है, वह एक्सपीरियंस छोड़ देता है। फिर वह प्योर कॉन्सेप्ट्स की ओर जाता है और वहां वह कहता है, ऐसी नेसेसरी बीइंग को पूरी तरह डिटरमाइन करने के लिए हमें हाईएस्ट रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, एंस रियलिसिमम। और यही कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फिर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर निर्भर होने लगता है। यानी बाहर से देखने पर आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस, कॉज, नेसेसरी बीइंग गॉड। लेकिन कांत कहते हैं, अंदर जाकर देखो तो असली रास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, एक्सपीरियंस, नेसेसरी बीइंग, हाईएस्ट रियलिटी, ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग। यानी जिस आर्ग्यूमेंट ने शुरुआत में ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ से दूरी बनाई थी, वह अंत में उसी पर निर्भर हो गया। अब आता है तीसरा आर्ग्यूमेंट, फिजिको-थियोलॉजिकल प्रूफ। इसे आमतौर पर डिजाइन आर्ग्यूमेंट की तरह समझा जा सकता है। आप दुनिया को देखते हैं, आपको प्रकृति में ऑर्डर दिखाई देता है, जटिलता दिखाई देती है, अलग अलग चीजों के बीच कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, और आप कहते हैं, इतनी व्यवस्था के पीछे कोई इंटेलिजेंट कॉज होना चाहिए। जैसे एक घड़ी देखकर हम कहते हैं, यह अपने आप नहीं बनी होगी, उसमें पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट है, एक उद्देश्य के अनुसार उनका संबंध है, तो हम डिजाइनर की बात करते हैं। इसी तरह दुनिया में ऑर्डर और पर्पसिवनेस देखकर एक सुप्रीम इंटेलिजेंट ऑथर की ओर जाने की कोशिश की जाती है। कांत इस आर्ग्यूमेंट को गंभीरता से लेते हैं। वह इसे पूरी तरह मीनिंगलेस नहीं कहते। वो मानते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था और पर्पसिवनेस हमें एक महान और बुद्धिमान ऑथर की ओर सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन क्या इससे गॉड का एग्जिस्टेंस एपिडिक्टिकली प्रूव हो जाता है? यही कांत कहते हैं, नहीं। नेचर का ऑर्डर हमें कितना बता सकता है? मान लीजिए आप एक विशाल महल देखते हैं। आप कह सकते हैं, इसे किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया होगा, ठीक। लेकिन इससे क्या आप यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि उस डिजाइनर में इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट विजडम है, एब्सोल्यूट परफेक्शन है, वह नेसेसरी बीइंग है, वह पूरी रियलिटी का अल्टीमेट ग्राउंड है? नहीं। आपने केवल ऑब्जर्व्ड ऑर्डर से एक इंटेलिजेंट कॉज की ओर इन्फ्रेंस किया, लेकिन उस कॉज की एब्सोल्यूट नेचर के बारे में आपकी सर्टेनिटी उससे बहुत आगे नहीं जा सकती। कांत के अनुसार फिजिको-थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमें वर्ल्ड की ग्रेटनेस, विजडम और पावर के ऑथर की ओर एडमिरेशन और बिलीफ की दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अपने बल पर सुप्रीम बीइंग का निर्णायक प्रूफ नहीं दे सकता। यानी प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था से मेटाफिजिकल सर्टेनिटी तक पहुंचने के बीच बहुत बड़ा गप है, और यही वो जगह है जहां कांत तुरंत छलांग पकड़ लेते हैं। फिजिको-थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पहले एक्सपीरियंस से चलता है, प्रकृति में ऑर्डर देखता है, फिर पर्पसिवनेस देखता है, फिर इंटेलिजेंट कॉज की बात करता है, लेकिन अब उसे उस कॉज को एब्सोल्यूटली नेसेसरी और कंप्लीटली डिटरमिन्ड सुप्रीम बीइंग बनाना है। यही वह एक्सपीरियंस से बाहर चला जाता है। कांत के अनुसार एम्पिरिकल रोड से एब्सोल्यूट टोटलिटी तक पहुंचना संभव नहीं, और फिर आर्ग्यूमेंट वापस कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर गिरता है, और कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट अंततः ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर। यानी तीनों आर्ग्यूमेंट्स की कहानी एक दूसरे से जुड़ जाती है। कांत का पूरा वर्डिक्ट 3 रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही समस्या। अब तीनों को एक साथ रखिए। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, गॉड की कॉन्सेप्ट में एब्सोल्यूट परफेक्शन है, इसलिए एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। कांत, कॉन्सेप्ट से एग्जिस्टेंस नहीं निकाली जा सकती। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉन्टिंजेंट रियलिटी है, इसलिए नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए। कांत, नेसेसरी बीइंग तक पहुंचने के बाद उसके एग्जिस्टेंस और नेचर को डिटरमिन करने के लिए आप फिर प्योर कॉन्सेप्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं, और वहां आप ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग पर लौटते हैं। फिजिको-थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, दुनिया में ऑर्डर और पर्पसिवनेस है, इसलिए इंटेलिजेंट सुप्रीम कॉज होना चाहिए। कांत, यह हमें एक पावरफुल इंट्यूशन या रैशनल बिलीफ की दिशा में ले जा सकता है, लेकिन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से एब्सोल्यूट टोटलिटी और नेसेसरी सुप्रीम बीइंग का निर्णायक प्रूफ नहीं मिलता, और अंततः ये कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग की ओर लौटता है, जो फिर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन क्या कांत ने गॉड को गलत साबित कर दिया? यहां सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। नहीं, कांत ये नहीं सिद्ध कर रहे कि गॉड नहीं है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेक्युलेटिव थियोरेटिकल रीजन के इन आर्ग्यूमेंट से गॉड के एग्जिस्टेंस की डेमोन्स्ट्रेटिव सर्टेनिटी हासिल नहीं की जा सकती। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अगर कोई कहता है, मैंने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से गॉड का एग्जिस्टेंस लॉजिकली प्रूव कर दिया, कांत उस प्रूफ को चैलेंज करते हैं, लेकिन इससे यह लॉजिकली फॉलो नहीं होता कि इसलिए गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यानी प्रूफ फेल होना और अपोजिट प्रपोजिशन प्रूव होना एक ही बात नहीं है। यही कांत को समझने का बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो फिर नेसेसरी बीइंग
का विचार आया कहां से? अब एक और गहरी बात। कांत कहते हैं कि रीजन को एब्सोल्युटली नेसेसरी बीइंग का आइडिया आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि रीजन कंडीशन चीजों की श्रृंखला को कंप्लीट करना चाहती है। वह ऐसा आधार चाहती है जो स्वयं किसी और कंडीशन पर निर्भर न हो। इसलिए अनकंडीशनड या एब्सोल्यूट नेसेसिटी का विचार रीजन के भीतर पैदा होता है। लेकिन किसी आइडिया की आवश्यकता और उसके ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस की प्रूफ एक ही चीज नहीं है। किताब में कांत साफ कहते हैं कि एब्सोल्युटली नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट प्योर रीजन का कॉन्सेप्ट है, और केवल रीजन को इसकी आवश्यकता महसूस होने से उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी सिद्ध नहीं हो जाती। यहां कांत फिर वही सीमा खींच रहे हैं। रीजन का कोई कॉन्सेप्ट होना, उस कॉन्सेप्ट की वस्तु का एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिद्ध होना, यही फर्क पूरी कांतीय फिलॉसफी को बचाता है। अब पीछे मुड़कर देखिए। पार्ट 1 में हमने पूछा ज्ञान की सीमा कहाँ है। पार्ट 2 में हमने देखा एक्सपीरियंस को कैटेगरीज और यूनिटी कैसे संभव बनाती है। पार्ट 3 में रीजन की एंटिनोमीज देखी, और अब पार्ट 4 में हम देखते हैं रीजन जब गॉड जैसे अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को थियोरेटिकल नॉलेज से पकड़ने की कोशिश करती है तो आर्ग्यूमेंट्स अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं। यानी कांत का मैसेज यह नहीं है कि सोचना बंद कर दो, बल्कि यह पहचानो कि तुम किस तरह का नॉलेज क्लेम कर रहे हो। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़। तो क्या अब गॉड, सोल और फ्रीडम के सारे आइडियाज बेकार हो गए? नहीं, यही कांत की फिलॉसफी का अगला अध्याय खुलता है। क्योंकि अगर थियोरेटिकल रीजन की सीमा है तो हमें यह पूछना होगा, क्या ह्यूमन रीजन का कोई दूसरा लेजिटिमेट यूज है? क्या रीजन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए है, या रीजन हमें यह भी बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? क्या फ्रीडम का विचार प्रैक्टिकल लाइफ में आवश्यक है? और अगर थियोरेटिकल रीजन गॉड को प्रूव नहीं कर सकती तो मोरालिटी में गॉड का आइडिया किस भूमिका में आता है? यहां कांत का दर्शन अचानक मेटाफिजिक्स से निकलकर एथिक्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन उस रास्ते पर जाने से पहले एक और बात समझना जरूरी है। कांत के लिए थियोरेटिकल रीजन की सीमा का मतलब मानव जीवन की निराशा नहीं है, बल्कि वह सीमा तय करके वह दूसरी तरह की रैशनैलिटी के लिए जगह बना रहे हैं। यही वजह है कि कांत की फिलॉसफी को केवल गॉड को प्रूव नहीं किया जा सकता तक सीमित कर देना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि उनकी पूरी परियोजना इससे कहीं बड़ी है। और अब अगला सवाल शायद सबसे व्यक्तिगत है। अगर कोई व्यक्ति पूछे मैं क्या हूं, तो थियोरेटिकल रीजन उसे मेटाफिजिकल सोल की कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकती। अगर वह पूछे क्या मैं वास्तव में फ्री हूं, तो नेचुरल कैजुअलिटी और फ्रीडम के बीच टेंशन सामने आती है। अगर वह पूछे क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, तो स्पेकुलेटिव प्रूफ्स निर्णायक सर्टेनिटी नहीं दे पाते। लेकिन अब कांत पूछेंगे क्या मॉरल लाइफ इटसेल्फ हमें ऐसे आइडियाज की ओर ले जाती है जिन्हें थियोरेटिकल रीजन अकेले सिद्ध नहीं कर सकती? यानी क्या कोई इंसान केवल इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिलेगा, या इसलिए कि उसे करना चाहिए? और अगर मोरालिटी में शुड वास्तव में मीनिंगफुल है, तो फ्रीडम का क्या महत्व है? यही से कांत के दर्शन का अगला विशाल क्षेत्र खुलता है, प्रैक्टिकल रीजन और मोरालिटी, जहां सवाल बदल जाएगा। अब हम ये नहीं पूछेंगे दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, बल्कि एक रैशनल इंसान को करना क्या चाहिए। और यहीं से आएगा कांत का सबसे प्रसिद्ध मॉरल आइडिया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। एक ऐसा मॉरल प्रिंसिपल जो कहता है कि नैतिकता केवल इच्छा, लाभ, डर या परिणाम पर आधारित नहीं हो सकती। लेकिन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वास्तव में है क्या? क्या कांत की मोरालिटी ये कहती है कि हमें हर परिस्थिति में एक ही तरह व्यवहार करना चाहिए? क्या मोरालिटी का आधार हैप्पीनेस है या ड्यूटी? और अगर कोई काम हमें पसंद नहीं, फिर भी हम उसे इसलिए करें क्योंकि वो मॉरली राइट है, तो कांत के लिए उस एक्शन की असली वैल्यू कहां से आती है?